ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में हमने देखा क्या हुआ, झारखंड में इन्होंने प्रयास किया, राजस्थान में इन्होंने प्रयास किया, जहां देखिए वहीं पे इन्होंने मुंह की खाई है। देखिए, लोगों ने कहा था और खास करके बीजेपी के लोग कहते थे कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, बट एक्चुअली पार्टी भारतीय जनता पार्टी इज पोचिंग विद अ डिफरेंस। और जब वो ये कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गुजरात की पुलिस उनको साथ लेकर के सूरत क्यों गई? इनके अपने सांसद और गुजरात के अध्यक्ष CR पाटिल वहाँ पर उनकी आवभगत कर रहे थे। जब उनको एयरपोर्ट ले गया सूरत में, तो वहाँ आप देखें कैसे CRPF, गुजरात की पुलिस, वहाँ के ऑफिशियल उनको एक एक करके ले जा रहे हैं और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, और फिर वो चले जाते हैं गुवाहाटी। ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश में हमने देखा क्या हुआ, झारखंड में इन्होंने प्रयास किया, राजस्थान में इन्होंने प्रयास किया, बंगाल में गए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग हैं, पंजाब में इन्होंने कोशिश की, वहां हार गए। जहां देखिए वहीं पे इन्होंने मुंह की खाई है। जहां पे थोड़ा सा अंतर रहता है, जैसे मध्य प्रदेश में था या यहां था, यह केवल सत्ता के दलाल हैं और सत्ता के भूखे हैं। इनको जरा भी नहीं सहन होता कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे कैसे सरकार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की मुखबरी की थी। इनका देश के स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं। ये झूठे हिंदुत्व पर जीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहूंगा कि हिंदू और हिंदुस्तान नाम 8वीं शताब्दी में आया था। जब हमलावर आए थे, वो नहीं बोलते थे, हिंदू में सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू नदी बोलते थे, तो हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है। लेकिन चलिए, अब कंटेम्प्रेरी नेम मैं मान लेता हूं, अन्यथा ये भारतवर्ष था, है और सदैव रहेगा। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, आ जाए मुझसे बात कर ले कोई सनातन धर्म पर। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप बन करके नहीं रह जाएं। राष्ट्रपति ऐसे होने चाहिए जो सरकार को समय समय पर अगर दिग्भ्रमित हो जाए, दिशा उसकी गड़बड़ हो जाए, तो उसमें सही तरीके से उसको रास्ते पर लेकर के आए। पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों से जो हम देख रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति उन पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। और जो पूरा विपक्ष साथ मिलकर के आया है, वह देश के लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुरानी लोकतंत्र और सबसे बढ़िया लोकतंत्र, सबसे बड़ी लोकतंत्र पर किसी प्रकार की आंच न आए। ऐसे में विपक्ष ने एक उम्मीदवार को चुना है जो आगे चलकर संविधान को पूरी तरीके से रक्षा करेगा और उसी तरह से चलाएगा। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बात सीधी कही जा सकती है, बिहार के लिए और हिंदुस्तान के लिए, कि मुंह में राम और बगल में छुरी। एक तरफ यह सभी भारतीय जनता पार्टी वाले मिलकर नीतीश कुमार की हालत खराब किए हुए हैं बिहार के अंदर। इन्होंने जिस समय गड़बड़ी चुनाव से पहले हो रही थी विधानसभा के, तो केवल नीतीश कुमार का नाम आ रहा था, जबकि पिछले 15 सालों से ज्यादा डबल इंजन की सरकार बोलते हैं जिसमें भाजपा भी है। यदि नीतीश कुमार विफल थे तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में विफल थी, और यदि नीतीश कुमार विफल थे तो भारतीय जनता पार्टी ने इनका साथ क्यों नहीं छोड़ा था। तो यह केवल सामने सामने बात करते हैं, पीठ में खंजर भोंक रहे हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। जितने भी ताकतवर नेता देश में हैं, जिससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरा है, उन सबों के ऊपर ईडी लगा हुआ है। सत्येंद्र जैन, अभी आप, जिसने पंजाब जीती, कांग्रेस के कई नेता, उनके ऊपर लगा हुआ है, एनसीपी के नवाब मलिक के ऊपर लगा हुआ है। इस प्रकार से ममता दीदी हो गई, या उद्धव ठाकरे हो गए, या केजरीवाल हो गया, ऐसे जिन जिन नेताओं से इनको डर है, उन सबों के ऊपर ईडी लगी है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व है तगड़ा, तो उसके ऊपर ईडी लगी हुई है। तो वह तो ईडी भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है, एक सेल है, ईडी सेल, इनकम टैक्स सेल।
सीबीआई सेल, ये सारे सेल हैं इनके, प्रकोष्ठ बोलते हैं ये प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं इनके। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष में मुख्य चेहरा कौन हो सकता है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या कोई और? आपका क्या मानना है? ये तो बड़े अच्छे नाम आपने सभी बताए, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये तो समय आने पे ही तय होगा कि कौन होगा। अब इनमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैंने बोला सभी अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले 2 इलेक्शन और कांग्रेस के पहले 3 इलेक्शन जो गोवा में लड़े थे, उसमें इनको 1% वोट भी नहीं आया था। भारतीय जनता पार्टी को तीसरे इलेक्शन में 4 एमएलए मिले थे और कांग्रेस को चौथे इलेक्शन में 1 सीट मिली थी, वो भी गोवा दमन दीव था, तब गोवा दमन से नहीं मिलकर के दीव से इनको सीट मिली थी। हमने पहले इलेक्शन में अपने 26 सीटों के अंदर 8.7% वोट लिया है। आम आदमी पार्टी का भी इसी के आसपास उनका प्रतिशत आया था, उनको 2 सीटें मिली हैं। तो गोवा के लोगों ने यह विश्वास हमारे अंदर दिखाया है और इस विश्वास को पूरा करने के लिए हम वहाँ खड़े हैं और निरंतरता से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन में वहाँ पर से हमारे सांसद चुन करके आएंगे और 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हमारी सरकार बनेगी।